नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ गांधीनगर से कर्नल धर्मेंद्र सिंह जुड़े हैं। कर्नल साहब, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और धन्यवाद। आज बात जो करना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे पहले आर्मी चीफ जनरल करियप्पा, जो कि बाद में फील्ड मार्शल भी बने, उनके बारे में बात करना है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी हमारे वर्तमान आर्मी चीफ द्विवेदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके पहले उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी छापी है कि जनरल करियप्पा ने नेहरू सरकार की सराहना की, उसकी स्तुति की। इसके लिए नेहरू ने जनरल करियप्पा को डांटा था। यानी हमारी आर्मी अब तक राजनीति से अलग रहती आई है और आजकल ऐसा कोशिश हो रही है वर्तमान सत्ताधीशों की ओर से कि उसको पॉलिटिसाइज किया जाए। हम आर्मी को दो हाथ से सलाम करते हैं क्योंकि हम नींद चैन की ले सकते हैं, तो आर्मी की वजह से हमारी सरहदें सुरक्षित है। आर्मी की वजह से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को हम दो हाथ से सलाम करते हैं। और ये इंडियन एक्सप्रेस ने जो स्टोरी दी है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनरल करियप्पा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिश्तों के बारे में भी आप बताएं, और सरकार की सराहना करे यदि आर्मी चीफ, तो वो उचित नहीं है। ये नेहरू का जो कहना था, नेहरू ने चिट्ठी भी लिखी थी करियप्पा को। ये बात आज के समय में आपको कैसी लगती है, वो आप बताएं। कर्नल साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले तो हम लेते हैं जनरल करियप्पा जब भारत के पहले सेनाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, उसका बैकग्राउंड क्या था। जनरल बुचर जो ब्रिटिश आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इंडिया के अंदर, उनका टेन्योर खत्म होने वाला था और वो ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे टू कैरी ऑन इन भारत में करने के लिए। तो फिर उसके बाद में पंडित नेहरू ने एक ऑफर दिया कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा, जनरल करियप्पा या जो भी कोई अपॉइंट होगा, उनको उनके अंडर स्टडी रखा जाए तो उससे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए उधर। तो इसमें जो टॉप जनरल थे उसमें जनरल नाथू सिंह, जनरल नागेश एंड जनरल करियप्पा, ये सब थे उधर वहां पे। तो जनरल नेहरू ने ये प्रस्ताव, पंडित जी ने ये प्रस्ताव रखा कि ऐसे रखते हैं जनरल करियप्पा और जो भी कोई जो बनता है उनको अंडर स्टडी रखा जाएगा। तो जनरल नाथू सिंह जो कि थर्ड सीनियर मोस्ट जनरल थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि बोलो नहीं, अगर होंगे जनरल जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो फुल फ्लेज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। ये नहीं कि उनको ब्रिटिश आर्मी वाले के नीचे अंडर करके फिर उसको दिखाया जाएगा। वो क्या कहते हैं, तो बोले कि अभी क्या कहते हैं, हमारी आर्मी नई है उधर और उनको इतना एक्सपीरियंस शायद नहीं है उधर। तो ऐसा हिस्ट्री की बुक्स के अंदर है। जनरल नाथू सिंह ने उसके ऊपर रिप्लाई दिया था, हमारा देश भी क्या कहते हैं अभी नया है और प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हाउ डू यू लाइक इफ वी बोरो प्रधानमंत्री। तो नेहरू जी को ये बात पसंद आ गई उन्होंने। तो उन्होंने जनरल करियप्पा जो सीनियरिटी के नाम से उनका नाम आगे प्रपोज किया, लेकिन जो जब के डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर बलदेव सिंह, वो थोड़े इनसे मतलब ज्यादा वो इनके फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे जनरल नागेश बन जाए उधर और या जनरल नाथू सिंह बन जाए। लेकिन उन दिनों जो जनरल होते थे उनका करेक्टर होता था। उन्होंने बोला नहीं, सीनियर मोस्ट है जनरल करियप्पा और वो ही बनेंगे उधर। तो जनरल करियप्पा ने तो ना अपने लिए कोई लॉबिंग की थी उस वक्त, ना बाद में उधर वहां पे मेरिट पे बने थे उधर। ही वाज अपकमिंग ऑफिसर, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, जोजिला, कारगिल, ले
जो भी उन्होंने J&K में 47-48 में लड़ाई लड़ी थी, उसके वो वहां पे सेना प्रमुख थे उन दिनों वहां पे। तो बेसिकली उनकी सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया था उधर, ना कि किसी लॉबिंग की वजह से। जो आजकल तो लॉबिंग भी हो जाती है, जो देखा हमने जनरल रावत के केस में, देखा हमने उधर, जनरल वैद्या के केस में हमने देखा उधर, तो उन दिनों नहीं होता था। और पंडित नेहरू भी, ही वाज आल्सो मतलब ऑनेस्ट टू हिज ड्यूटीज एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही डिड नॉट सुपरसीड एनीबडी, एंड जनरल करियप्पा वाज अपॉइंटेड। बाद में जनरल नागेश वगैरह अपने टर्न पे आया, 4 साल तक रहे जनरल करियप्पा, और वो उसके बाद में जनरल नागेश भी चीफ बने उधर, लेकिन एब्सोल्युटली उन्होंने सीनियरिटी का रखा था उधर। तो उनका जो ये थे जनरल करियप्पा, इनका तो शुरू से फ्रॉम डे 1 उनका ये प्रिंसिपल था कि क्या कहते हैं, आर्मी में शुड बी अपोलिटिकल, गैर राजनीतिक होना चाहिए उधर। और यही मेरे ख्याल से जो कांग्रेस के जो दूसरे लीडर्स थे, जिनको लगा कि अगर ये जनरल करियप्पा आ गया तो हमारी पूछ खत्म हो जाएगी एमओडी के अंदर, बट नेहरू जी को इस बारे में कोई ऐसी ज्यादा चिंता नहीं थी उधर। तो उनका तो शुरू से ही था कि आर्मी शुड बी अपोलिटिकल, उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं था उधर। और उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए थे उसके बाद में पूरे ही उस हिसाब से लिए थे उधर वहां पे। एज रिगार्ड टू प्रेजिंग क्या कहते हैं पंडित नेहरू, गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो उस वक्त अगर हिंदुस्तान के अंदर, हाँ कुछ बोला आपने? नेहरू की गवर्नमेंट की सराहना की थी उन्होंने। हाँ, जो उन्होंने जो मतलब गवर्नमेंट की सराहना की थी उस वक्त, अगर देखा जाए तो देयर वाज नो अपोजिशन। जब वो चीफ बने थे उधर देयर वाज नो अपोजिशन, देयर वाज नो एनी अदर लीडर एट पार विद पंडित नेहरू। तो उसके वक्त मतलब उनको ये किस जोश में आके उन्होंने पंडित नेहरू की ये सराहना करती, उधर किस लिए सराहना करती, क्या उनको कंपल्शन था। लेकिन बाद में जब उन्होंने सराहना की, पंडित नेहरू को पता लगा, तो उसका जो रिपोर्टिंग है उसमें था पंडित नेहरू चिडेड, मतलब उनको क्वेश्चन किया, डांट लगाए उधर कि ये तुम्हारा काम नहीं है ये तुम्हारा काम नहीं है कि गवर्नमेंट की सराहना करो उधर, तुम अपना काम करो, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। सराहना और आलोचना करने के लिए, सराहना करने के लिए हिंदुस्तान की जनता है और आलोचना करने के अपोजिशन है, जो जैसे भी अपोजिशन पार्टी थी उधर। तो ये उनका रेपो था उधर। और ये इनके साथ में जो 4 साल तक, 4-5 साल तक उनका टेन्योर रहा, बिल्कुल पीसफुल रहा उधर। ऐसा कोई नहीं था कि उनका कोई कन्फ्रंटेशन हुआ। In spite of that, he was not initially in totally favor of handover General Cariappa on 15 January 1949. वो चाहते थे 3-4 महीने तक वो जनरल बूचर कंटिन्यू करे, जब तक ये अपना ग्रिप ले लेंगे आर्मी की, और उसके बाद में ये बन जाए उधर। इसके बाद में उनके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे थे उधर, वहां पे उधर। एज रिगार्ड्स टू बाकी जो इधर जो क्या कहते हैं, जो चाइना में जो पेट्रोल भेजा गया था 1956, जिन्होंने ये अक्षय चीन में जाके पता किया था, उसके जो कर्ता धर्ता थे जनरल करियप्पा के टाइम से ही इसका फाउंडेशन डाल दिया गया था कि हमारे को आगे जाके हमारे आर्मी को एक्सपेंड करना है, हमारा को रेकी करना है, रिकॉनेसेंस करना है, उधर पता करना है कि हमारे सीमा के उस पार जिधर कभी हम गए नहीं है उधर। ना तो ये हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह की फौज उधर गई थी कभी, ना कभी इंडियन आर्मी गई थी उधर। तो उन्होंने ये पेट्रोल भेजने का ये किया था, और जब पेट्रोल भेजा था यही पता लगा था कि चाइनीज इधर यहाँ पे इंट्रूजन कर रहे हैं उधर वहां पे। फिर दूसरा ये जनरल करियप्पा का हो गया। दूसरा आपका जनरल द्विवेदी, जो प्रेजेंट चीफ है। नवंबर 2022 में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि अभी हमारे को पीओके के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ ठोस निर्णय करना पड़ेगा। उसके 4 दिन बाद में ही जनरल द्विवेदी ने एक स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने कहा था कि आर्मी तैयार है
अगर हमारे को सरकार हुक्म देगी तो हम पीओके लेने के लिए तैयार हैं। ये आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा अगर आप। ये 2022 नवंबर के आसपास की बात है। उधर चाहिए तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा उधर उसका, जी एग्जैक्टली उन्होंने जो बोला था। तो ये तो शुरू से ही अगर देखा जाए तो जब आर्मी कमांडर थे ये, नदर्न आर्मी कमांडर के, एंड ही वाज सीनियर मोस्ट, तो वैसे भी मतलब खतरा नहीं था। लेकिन नोइंग जनरल रावत कमिंग, जनरल बख्शी को साइड लाइन किया गया उधर, तो इनको लगा कि चलो कुछ करते हैं, तो उन्होंने ये किया उधर। तो उसके बाद में भी उनके कई स्टेटमेंट ऐसे आए हैं उधर। और जो इधर जो इनके आउटसाइड आर्मी सर्कल ये बात है कि इधर कि ही इज अ गुड मैन, तो उसके ऊपर सब बोलते हैं इट इज नॉट अनफ टू बी गुड मैन, ही हैज टू बी गुड चीफ। यस तो चीफ का काम नहीं है कि गुड मैन हो। अगर आपको गवर्नमेंट से कन्फ्रंट करना तो आपको करना पड़ेगा उधर। जनरल विज ने कन्फ्रंट किया था। जी, जनरल माणिक शाह ने भी किया था। हाँ, जनरल मानेक शाह का तो अलग ही मतलब हो रहा था उनका। तो जनरल मानेक शाह का जैसे उन्होंने किया था, वो प्रिंसिपल और प्रोफेशनल था उनका। जो अभी ये जो बोलते हैं ना कि अभी कुछ हैं जो बोल रहे हैं कि उस वक्त जनरल मानेक शाह ने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी थी, ये बिल्कुल गलत है उधर। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। उन्होंने बोला था कि अगर इस वक्त आप करेंगे अटैक बांग्लादेश में तो गारंटी है कि हमारी डिफीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा था कि क्या प्लान है तुम्हारा। देन ही सेड कि अभी देखिए अप्रैल का महीना है और अभी 1 महीने बाद में आपका एक क्रॉप सीजन शुरू हो जाएगा, आपको ट्रेन चाहिए उसके लिए गेहूं बेचने के लिए, तो हिंदुस्तान में भुखमरी फैल जाएगी, तो फिर बारिश आ जाएगी। उसमें क्या कहते हैं, मैं अपना डंपिंग नहीं कर सकता, ना मेरा एमनेशन जा सकता, ना मेरा राशन का जा सकता, ना मेरे ट्रुप्स में मूवमेंट हो सकता है, तो मेरे को टाइम दो उधर। और उसके बाद में भी इंदिरा गांधी ने पूरा जनरल मानेक शाह के ऊपर छोड़ दिया था। ये मतलब शीट उन्होंने उनसे बार बार नहीं पूछा कब क्या हो रहा है उधर। बाकी जो एमपीज वगैरह थे, जो दूसरे पॉलिटिशियंस थे, वो उनसे पूछते थे कि कब जा रहे हो, तो बोला आप बोलो जब जाएंगे हम। तो बोला मैं कौन हूं तो जाने वाला, आप बताओगे मेरे को जब जाऊंगा। मतलब ये वाज सो सीक्रेटिव, मतलब सब कुछ काम करते हुए उन्होंने अपना कभी भी क्या अंदर हो रहा है कुछ नहीं बताया उधर। तो उनका जो था, एक तो जनरल मानेक शाह का और मिसेस गांधी का, बिकॉज ऑफ ही वाज रिलेटेड टू फिरोज गांधी, तो उनका पर्सनल ट्यूनिंग भी अलग था उधर। तो ही कुड टेक लिबर्टी, उनके साथ में लिबर्टी ले सकते थे इंदिरा गांधी के साथ में। और इंदिरा गांधी को भी पता था कि मेरा इनके साथ में क्या रिलेशन है उधर। तो इस वजह से उनकी बात से पूरी तरह से सहमत होती थी उधर। ये नहीं कि वो ब्यूरोक्रेट्स को क्या कहते हैं ज्यादा भाव देती थी उधर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मीन्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उधर। प्रोटोकॉल में बेशक लाइक डिफेंस मिनिस्टर ऊपर आता हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, लेकिन वेटेज जाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। एक बार उनकी बात है, मीटिंग चल रही थी जिसमें जनरल मानेक शाह थे उधर और मिसेस गांधी थी, डिफेंस सेक्रेटरी था, 3-4 थे उधर, ये ऑल टॉप ब्यूरोक्रेट्स। तो उसमें चला था कि ये किट मेंटेनेंस अलाउंस देना है आर्मी वालों को। कितना उन दिनों तो बहुत कम होता था, बोले 20 रुपए महीने, 20 रुपीज काफी जगह होता है। जब तनख्वाह हमारी 400 रुपीज होती थी तो बोले 20 रुपीज। तो डिफेंस सेक्रेटरी थे मिस्टर लाल, तो उन्होंने बोला 20 रुपीज टू मच, किट मेंटेनेंस क्या होती है उधर। तो उसमें जो उनकी बुक में लिखा है उसमें उन्होंने अपना पांव ऊपर किया, जूते ऊपर रखे, उन्होंने बोला कैन यू सी माई शूज, कितने बढ़िया शाइन कर रहे हैं, और सी योर शूज। बोला मेरे पास में 10 पेयर शूज के हैं और वो 10 रोजाना क्या कहते हैं पॉलिश होने हैं उधर,
और उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, पॉलिश के लिए भी उधर। मिसेस गांधी सेड नो फर्दर डिस्कशन, ग्रांटेड। यस, वाह। तो ये रेपो था उनका। सर, मैं आपको अंत में एक सवाल पूछना चाहता हूं। आर्मी चीफ, यानी आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ और फिर सीडीएस हमारे यहां पर अभी है, उनकी रिलेशनशिप सरकार के साथ कैसी रहनी चाहिए? इनका टोटली प्रोफेशनल होना चाहिए। इनका जो इंटरपर्सनल रिलेशन है टोटली ही क्या कहते हैं प्रोफेशनल लेवल पे होना चाहिए उधर। ये नहीं कि आप क्या कहते हैं उनके यस मैन, लाइक जनरल मानेक शाह ने एक बार बोला, यस मैन आर वेरी डेंजरस, दे आर नॉट गुड फॉर सोसाइटी, दे विल नॉट लीड द ट्रूप्स इन द बैटल, दे विल लेट यू डाउन एनी टाइम। ये माने तो ये यस मैन तो हो नहीं सकते उधर। इसका ये मतलब नहीं कि यू कन्फ्रंट फॉर एवरीथिंग, बट यू शुड पुट योर पॉइंट्स लॉजिकली। लाइक जनरल मानेक शाह ने ही पुट अक्रॉस उनके जो पॉइंट थे कि अभी युद्ध नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये रीजन उधर। एंड पॉलिटिकल लीडरशिप वाज कन्विंस कि जो जनरल साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो इनका रिलेशन बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे होना चाहिए कि अभी हमारे लिए क्या कहते हैं फर्स्ट, हम बोलते रहते हैं ये 1000 हेलमेट भी खरीद लेते हैं बुलेट प्रूफ, तो उसका क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे आ जाता है कि ये है नया भारत हमारा, ठीक है, विदाउट नोइंग अभी जो क्या कहते हैं आपका जो डिफेंस बजट है उसमें कोई अप्रिशिएबल इंक्रीज नहीं हुआ। जो जितना डिफेंस बजट 62 के बाद में था जीडीपी का परसेंटेज के हिसाब से, उतना ही यहाँ पे उधर। और फिर कोई कई आके बोल जाते हैं कि पिछले 20 साल में कोई R&D में खर्च नहीं हुआ। बोले खर्च नहीं R&D में कोई खर्च नहीं हो, खर्च कहाँ से होगा जब आपका बजट ही इतना है। बजट इतना है तो क्या खर्च होगा। और जो हमारा डिफेंस बजट है मैक्सिमम इज ऑफ एयरफोर्स 40-45%, बाकी 10-15% नेवी का है और बाकी आर्मी का होगा। उसमें भी जो पे एंड अलाउंस में इंक्लूडिंग जो डिफेंस सिविलियंस हैं, ये जो हैं MES वाले हैं उधर, ग्रेफ वाले हैं, उनकी पे एंड अलाउंस में जाता है उधर। आर्मी वालों का जस्ट 1/3 ऑफ दैट बजट गोज फॉर पे एंड अलाउंस, जो मेजर चंक गोज टू सिविलियन। तो अगर ये डिफेंस सिविलियंस को अलग कर दिया जाए फ्रॉम डिफेंस बजट से अलग कर दिया जाए, सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर आर्मी रखा जाए, तो थिंग्स विल इम्प्रूव। आपको उनका लिए अलग सोचना पड़ेगा जो सिविलियंस हैं उधर वहां पे। ये इसका मतलब नहीं कि वो जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर हजारों लोग हैं वहां पे उधर, एमनेशन डंप के हजारों जो सिविलियंस है उधर, उनका पे एंड अलाउंस एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनको मिलता है उधर, किससे, डिफेंस बजट से उधर। और नाम क्या आता है, डिफेंस बजट। फिर ये जो ना आर्मी, एक्चुअली इट इज अ होली काउ, नोबडी वांट्स टू क्रिटिसाइज दिस थिंग, बट व्हेन देयर इज अ, जब जरूरत पड़ती है तो उनको थोड़ा पंप करने की जरूरत है उधर। पंप करोगे जब भी वो अपना जो राइट है उसके लिए वो गवर्नमेंट के सामने खड़े होंगे उधर। जी सर, कर्नल साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने स्पष्ट रूप से जो बातें करी, देश के हित में बातें करी, और आर्मी या आर्म फोर्सेस उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, वो जनरल करियप्पा का जो व्यू पॉइंट था, पंडित नेहरू का व्यू पॉइंट था, वो आज भी चलना चाहिए। और 15 जनवरी को जब आर्मी डे है, हम चाहेंगे कि इस प्रकार से आगे भी हमारे आर्म फोर्सेस डीपॉलिटिजाइजेशन के साथ काम करते रहेंगे। हम अपने आर्म फोर्सेस के बारे में गौरव अनुभव करते हैं और हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे आर्म फोर्सेस की वजह से है। ये हम आप लोग जिन्होंने आर्मी में सेवा की, नेवी में सेवा की, एयरफोर्स में सेवा की, वो उनके बारे में हमें गर्व है। और
आने वाले दिनों में भी हमारे आर्म फोर्सेस अपॉलिटिकल रहे, यही हम अपेक्षा करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।